नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बाबू, 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनकी यदि परीक्षा साइंस पेपर की है 16-17 तारीख को, तो वो सभी लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, बिल्कुल स्किप ना करें। आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ गए हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और जो भी बच्चे नए आए हैं हमारे इस चैनल पर, तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। शेयर नहीं करते आप सभी लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आप सभी लोग कि वीडियो कैसा लगा। क्या आप सभी को कमेंट करने नहीं आता है? कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए सभी लोग, फटाफट से शेयर कर दीजिए। यदि आप सभी बच्चों को पीडीएफ लेना हो तो हमारे इस नंबर पे 9798519639 इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा एकदम फ्री में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। एक एक बातों को आप नोट्स करते जाइएगा, मेरी बातों को। ठीक है, कहता है समजात अंग ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समजात अंग एक ऐसे अंग है बाबू जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। समजात अंग की परिभाषा आप कैसे लिखोगे? समजात अंग ऐसे अंग है जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे में यदि हम बात करें तो मनुष्य की बात करते हैं और एक कुत्ते की बात करते हैं। ठीक है, देखो दोनों का जो अंग है बाबू और जो संरचना की उत्पत्ति है वो दृष्टिकोण से एक समान है। जैसे में हमारा हाथ हो गया और कुत्ते का हाथ हो गया। ठीक है, आगे की समझ लो ना, दोनों तो एक समान है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं किसी वस्तु को उठाने में, खाने पीने में, समझ रहे हो ना, कोई चीज की इशारा करने में, लेकिन वही जो कुत्ते के जो अग्रपाद होते हैं वो उनको चलने फिरने में काम आता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा समजात के बारे में। ठीक है, जैसे में बताया गया है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, समझ में आ गया। अब है ओ समजात अंग। देखिए ओ समजात अंग को समझिए। ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन उनका कार्य एक जैसा होता है। भले ही वो अलग हो, रचना से दृष्टिकोण से भले ही वो अलग हो एक दूसरे से, लेकिन उनका कार्य जो है बिल्कुल एक जैसे होता है, तो उसे हम असमजात अंग कहते हैं बाबू। जैसे में तितली तथा पक्षी के पंख, जैसे एक तितली की बात कर लो और दूसरे पक्षी की बात कर लो, तो दोनों तो अलग अलग है बाबू, लेकिन दोनों का जो पंख होता है वो एक समान होता है, एक ही कार्य करने के लिए, उड़ने के लिए होते हैं। आई होप कि ये भी आप सभी को समझ में आ गया है। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप सभी को समझ में आया। एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। धातु के भौतिक गुणों को लिखिए। रासायनिक गुणों को नहीं, भौतिक गुणों के, जो धातु है उनके भौतिक गुणों को लिखना है बाबू। धातु के भौतिक गुणों को लिखिए। ठीक है, धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातु के जो भौतिक गुण है वो निम्नलिखित है। पहला क्या है? धातु जो है आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। धातु कैसा होता है? आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। दूसरा, धातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है।
धातु के जो द्रवनांक होते हैं और क्वथनांक जो है वो काफी ही उच्च होता है, समझ रहे हो ना। नंबर 3 में है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जो धातुएं होती है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं, ठीक है। और 5वां पॉइंट ये है कि धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। आप सभी लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बाबू। आघात वर्ध का मतलब देखो क्या होता है, धातुओं को हथौड़े से पीट कर, जो धातु होते हैं बाबू उनको हथौड़े से पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है। जो भी धातु, जैसे में लोहा की यदि हम बात करेंगे तो उसको पीट पीट करके एक पतले चादर की तरह हम बना सकते हैं। और धातुओं की इसी गुण को आघात वर्ध कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को। धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है और धातुओं की इसी गुण को आघात वर्ध कहते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसका तन्य के बारे में समझिए। धातुओं के तन्य होने का अर्थ है कि धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। जो भी धातु है बाबू, समझ रहे हो ना, उसको यदि हम खींचेंगे, समझ लो, इस प्रकार से यदि हम खींचेंगे तो उसकी लंबाई जो है बढ़ते जाएगा, वो एक तार के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो धातुओं के तन्य होने का अर्थ है कि धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, तभी आगे बढ़ेंगे। एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, मोस्ट VVI प्रश्न है ये भी। कहता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तीन दर्पण है यहाँ पर। एक उत्तल हो गया, अवतल हो गया, समतल। इन तीनों का दो उपयोग लिखना है बाबू, ठीक है। प्रश्न में कोई भी दर्पण के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखिएगा अच्छी तरह से, एकदम बिल्कुल अच्छे प्रकार से लिखना है आप सभी बच्चों को। और धैर्य के साथ आप सभी लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि वो लोग भी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सके, ठीक है। उत्तल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले उत्तल दर्पण की बात किया जाए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जो पहला उपयोग है बाबू, वो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे में बाइक होते हैं ना, बाइक समझते हैं आप सभी लोग ना, बाइक के साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगे होते हैं, जो आईना लगे होते हैं, वो किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो उपयोग है बाबू, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। कितना बड़ा वस्तु है उनको छोटा करके आप देख सकते हैं, किनसे, उत्तल दर्पण से। समझ रहे हो ना, समझ में आ गया ना। पहला उपयोग उत्तल दर्पण का क्या था कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, और दूसरा था कि किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। अब दूसरा देखिए अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का देख लो ध्यान से। अवतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या है, अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और दूसरा जो है चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है, डॉक्टरी के क्षेत्र में। जो पाइप होते हैं ना बाबू, जो आला होते हैं ना, वो आला के रूप में किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से। देखो अगले जो है समतल दर्पण के दो उपयोग बाबू, इनके बारे में समझ लीजिए। समतल दर्पण का जो उपयोग है वो चेहरा देखने में किया जाता है। जैसे घर में, आपके घर में एक दर्पण होंगे, आईना होंगे बाबू, उनमें जो आप चेहरा देखते हो वो समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, चेहरा देखने में। और दूसरा है इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है। ड्रेसिंग समझते हो आप सभी लोग, जैसे किसी का हाथ कट जाना, पैर टूट जाना, उसमें जो ड्रेसिंग होता है ना, उसमें किया जाता है, ठीक है, किसका, समतल दर्पण का। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
मोस्ट VVI प्रश्न है सारे प्रश्न बाबू, याद रखिएगा आप सभी लोग, मोस्ट VVI है सारे प्रश्न। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखिए, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखिए। भौतिक, नो की केमिस्ट्री, समझ रहे हो, नो की रासायनिक बोल रहा है, भौतिक गुणधर्म बोलता है। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्न होता है, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्न होता है। पहला क्या होता है, इसमें मीठी गंध होती है। एथेनॉल जो है बाबू, इसमें मीठी गंध होती है, याद रखिएगा। और दूसरा कहता है यह रंगहीन और वाष्पशील द्रव है। एथेनॉल में क्या होती है, मीठी गंध होती है, और दूसरा यह रंगहीन और वाष्पशील द्रव है। कौन, एथेनॉल। तीसरा है कि यह एक अच्छा विलायक भी है। कौन, एथेनॉल। और चौथा है कि इसका जो क्वथनांक है 35 केल्विन से 78 डिग्री सेल्सियस है। एथेनॉल का जो क्वथनांक है बाबू, वो 35 केल्विन से लेकर के 78 डिग्री सेल्सियस तक है, याद रखिएगा। और इसका जो गलनांक है 156 केल्विन से 117 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया। और बोर्ड एग्जाम में यदि आता है ये सारे प्रश्न, तो आप सभी लोग बिल्कुल ही एकदम अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो है बाबू 400 प्लस। ठीक है, 400 प्लस आप सभी को दिलाना। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिए प्रत्येक वीडियो में। ठीक है, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है साइंस का, सोशल साइंस का, तो आप सभी लोग वहां से क्लिक करके प्रत्येक वीडियो को अंत तक देख लीजिए। ठीक है सभी बच्चे, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, यह प्रश्न है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। तो आप सभी लोग वहां पर एक तरह से इस प्रकार से कॉलम बना लीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, और इधर दिष्ट धारा लिख देंगे आप सभी लोग। ठीक है, और इधर नंबर 1 में और इधर भी नंबर 1 में लिखोगे आप सभी लोग। बाकी यहाँ पर हमने बिल्कुल एकदम सिंपल से तरीके से लिख दिए हैं, तो आप सभी लोग समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बताते हैं। पहला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में हम बताते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में देखिए क्या कहता है, इसमें धारा का मान समय के साथ दोनों बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में जो है, इसकी धारा का जो मान है समय के साथ दोनों बदलता है। जबकि दिष्ट धारा में, जबकि दिष्ट धारा में जो है बाबू, इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। दिष्ट धारा जो है वो हमेशा एक ही दिशा में बहती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसका जो मान है वो समय के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना। आगे देखिए नंबर 2 में, इसमें इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। किसको, दिष्ट धारा को। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग। यहाँ पर लिखे नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी हम समझा रहे हैं आप सभी लोग को। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, किसको, प्रत्यावर्ती धारा को, और इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, किसको, दिष्ट धारा को। नंबर 3 में है कि इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। एसी से डीसी में आसानी से बदला जा सकता है, किसको, प्रत्यावर्ती धारा को, जबकि इसे बदलने में काफी कठिनाई होती है। दिष्ट धारा को बदलने में काफी कठिनाई होती है। अगला है कि यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, जबकि यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। ठीक है, एसी हो जाएगा यहाँ पर, एसी की अपेक्षा कम घातक होता है, याद रखिएगा। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा में यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है। प्रत्यावर्ती जो धारा है वह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है, जबकि यह चालक के अंदर से प्रवाहित होता है दिष्ट धारा में। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा बाबू, मोस्ट VVI प्रश्न है सारे प्रश्न। देख पा रहे हैं सभी लोग। सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें।
सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। सौर ऊर्जा की निम्नलिखित विशेषता है। सौर ऊर्जा की निम्नलिखित विशेषता है। पहला क्या है बाबू? सौर जो ऊर्जा है, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? सौर ऊर्जा, पृथ्वी पर मानव, इस पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे सूर्य ऊर्जा से जीवित हैं। जब तक सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा तो इस पृथ्वी पर जितने भी मानव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, वो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है बाबू कि यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं है। सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं है बाबू। तीसरा यह है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, याद रखिएगा। और अगला जो पॉइंट है 4 नंबर बाबू, सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल आदि काम करते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल आदि काम करते हैं। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट भी आई प्रश्न। ठीक है। आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों प्रतीत होता है, ये चीज बताना है बाबू। ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश, समझ लो ना, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, किन से होकर के? वायुमंडल से, याद रखिएगा। जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में जो भी चीजें उपस्थित है, छोटे छोटे धूल कण, वो नीले रंग का परिकिरण अधिक होने के कारण नीला रंग जो है चारों ओर फैल जाता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का परिकिरण अधिक होने के कारण नीला जो रंग है बाबू वो चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश नीला प्रतीत होता है। समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी बच्चों को। इसी प्रकार से हमारे चैनल में आप सभी लोग बने रहिए और प्रत्येक वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है।